जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमरान रियाज अपना मुल्क छोड़ने के बाद पहला इंटरव्यू दे रहा है, तो आइए देखते हैं कि उसको किन मुश्किलात से और किस तरीके से वो अपना मुल्क छोड़ के चला गया है। तो आइए इमरान रियाज का इंटरव्यू पे थोड़ा अपना रिएक्ट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शीरदादा भाई, आपको और आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपकी फैमिली को, बच्चों को, तमाम जितने हमारे दोस्त वालेकुम हैं स्वात सलाम। प्लस क्लब में, वहाँ बाजार में जितने लोग मेरे वहाँ दोस्त बने स्वात में, मालाकंड में, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और आपके तवसत से मैं उन सबको जो है वो उनकी दुआओं का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उन सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं काफ़ी काफ़ी देर तक मैं स्वात में रहा वहाँ पे और आपके पास था। मैं आपसे अलग होने के बाद क्या हुआ, ये आपने मुझे कई मैसेजेस किए कि आप किधर हैं, आप खैरियत से हैं। मुझे आपके मैसेजेस मिलते थे, मैं फिर रिस्पॉन्ड कर नहीं पा रहा था। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं सबसे पहले आपको हम्म। बताऊंगा कि क्या हुआ जब मैं आपसे अलग हुआ। तो ये तो आपके सामने है कि मेरे ऊपर रेड्स होना शुरू हो गई थी, छापे मारना शुरू कर दिए थे, मखसूस लोग बिल्कुल। आते थे सादा कपड़ों में। और एक दिन जिस घर में मैं रहता था वहां पे भी एक बड़ी रेड हुई थी और उसमें कुछ लोग जो आए थे उनमें ओह। डीएसपी एक डिपार्टमेंट का भी मुझे पता चला था कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं ज्यादा मोहतात हो गया था उस वक्त। और उसके बाद फिर आप ही की मुशावरत से मैंने पहले एक दफा लोकेशन चेंज की, लेकिन फिर मुझे इस बात की समझ आ गई कि मैं यहाँ अपने जो स्वात के दोस्त हैं उनके लिए भी एक मुसीबत बन रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप तो मुझे कभी नहीं कहते थे और ना वहाँ के लोग मुझे कभी कहते थे, बल्कि उन लोगों ने मुझे, मेरे अपने ऐसा लगा कि मेरा खून है। जिस तरह आपके लोगों ने और आप लोगों ने मेरी हिफाजत की, मेरा ख्याल रखा, मैं पाकिस्तानियों का, स्पेशली जो मेरे मालाकट के मेरी फैमिली है, मैं उन सबका कभी शुक्रिया अदा कर ही नहीं पाऊंगा। और अगर मैं आप लोगों को बताकर निकलता तो आप लोग मुझे कभी नहीं हम्म। जाने देते थे। मुझे इस बात का भी पता था, इस बात का शिकवा आपने मुझे किया, मेरे मोबाइल में भी मैसेजेस हैं कि आप कैसे चले गए, क्यों नहीं लेकर गए मुझे, किधर चले गए। तो मैं अगर आपको बताकर निकलता आप मुझे कभी भी नहीं जाने देते, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था। मैंने बड़ी जगह तब्दील की बिल्कुल, शीरजादा भाई, बहुत मुश्किल से, लेकिन जब बहुत देखें, मुश्किल मैं वक्त आपके गुजारा सामने ही है। है सारा कुछ। मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ, रहना चाहता था, वही मेरा घर है। मैं जिस दिन से पाकिस्तान से बाहर आया हूँ मेरी उदासी नहीं दूर हो रही थी और मुझे तकलीफ है कि मैं अपने मुल्क से बाहर हूँ। यानी जैसे किसी आदमी को जेल में डालो ऐसी तकलीफ है मुझे। मैं खुश थोड़ी हूँ पाकिस्तान से बाहर आके, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी खुशियां तो पाकिस्तान में है। मेरी सारी फैमिली, जब इन्होंने मुझे गुज़िश्ता साल जब 2023 में मुझे इन्होंने अगवा किया और मुझे जब छोड़ा एजेंसियों ने, और 2024 में जब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया इन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद, तो उस वक्त इन्होंने मेरे भाइयों पे और मेरे वालिद पे भी मुकदमात बनाना शुरू कर दिए। मुझे उस वक्त समझ आ गई कि अब ये फैमिली तक जा रहे हैं और कोई भी बहुत लिमिट क्रॉस मुश्किल करेगी टाइम ये इमरान रियासत। रियाज ने तो गुजारा मैंने है। सबसे पहले अपने घर वालों को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। मैं आपके साथ रहा हूं और आप इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने घर वालों के बगैर भी खुश रह सकता हूं अगर मैं पाकिस्तान में हूं। और मैं बहुत इंजॉय करता था, खुद खाना पकाता था, पहाड़ों पे जाता था, आपके साथ घूमता था, अपना काम करता था, लोगों से मुलाकातें करता था, खबरें इकट्ठी करता था। जो मेरा काम है वो मैं करता रहता था, साथ साथ पाकिस्तान को मैं एंजॉय करता था। लेकिन जब हज का मामला आया तो उसमें एक दफा फिर आपके सामने हमारे साथ धोखा हुआ। क्या मैं ये पहले नहीं कर सकता था जो मुझे अभी अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ी? मैं ये काम पहले भी कर सकता था, हज पे जाने के लिए भी कर सकता था। इतना ही फर्क होता ना कि मेरा जो फ्लाइट है वो बिल्कुल। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क से हो जाती और मैं जाकर हज कर लेता। लेकिन शीरदादा भाई मुझे धोखा दिया अदालत ने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे केस को लटकाया लटकाया, इतना लटकाया कि हज वाला दिन बहुत करीब आ गया और आखिरी फ्लाइट तक उन्होंने मेरे केस को लटकाया। और फिर मुझे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने, और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने, इन लोगों ने, आप वहां मौजूद थे अदालत में, इन्होंने मुझे इंसाफ दिया और गारंटी ली हुकूमत पाकिस्तान से कि ये हज करने जाएगा। फिर जो इन्होंने मेरे साथ हज के मौके पर किया वो भी आपके सामने है। ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और अगर मुझे अदालत से धोखा ना मिलता तो मैं पहले ही चला जाता और जाके अपना हज मुकम्मल कर लेता और हज करके उसी रास्ते से वापस भी आ जाता। लेकिन मुझे धोखा दिया। उससे पहले मुझे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने मुलाकात की एक सहाफ़ी के तवसत से, उन्होंने कहा जी आप हज पे जाएंगे इमरान साहब। मैंने कहा आपको मुबारक हो बहुत बहुत।
मैंने कहा जी मुझे आपकी नीयत पे शक है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा पूरी। मैंने कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे हज पे नहीं जाने दिया, और फिर जब तक के हज का टाइम निकल नहीं गया तब तक इन्होंने मुझे छोड़ा भी नहीं। मुझे ईद से एक दिन पहले इन्होंने छोड़ा। मुझे उस चीज की आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदगी में कभी इतना गुस्से में नहीं आया जितना मुझे उस दिन गुस्सा था। मैंने 2 दफा अपना वीलॉग रिकॉर्ड करके उसको डिलीट किया कि उसके अंदर मेरा गुस्सा झलक रहा था। फिर जब मैं आपके पास से निकला तो मुझे इत्तला मिल रही थी कंटिन्यूसली कि अब मेरी जान खतरे में है। लेकिन हमने इस रास्ते में शहीद अरशद शरीफ को खोया, और रियासत अब इंसानों को कत्ल भी करती है, वो हमने देख भी लिया है। पहले हमारे दिमाग के अंदर एक ये चीज थी ना कि रियासत गोली नहीं चलाती अपने लोगों के ऊपर, उनको नहीं मारती, वो हमने अब होते हुए भी देख लिया पाकिस्तान में। तो उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए जो मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट भी हुए, और यानी मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचाया, वरना मैं आज आपके सामने बैठा हुआ ना होता। बड़ी मुश्किल हालात में बिल्कुल अल्लाह बचाने वाला मैंने है। एक बड़ा मुश्किल फैसला लिया, बहुत मुश्किल फैसला लिया। बिल्कुल मुझे पता है मैं आपको बताता तो आपको आप 2 कामयाब चीजें करे। करते, या तो आप कहते कि मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा, मेरे पास रुक, मैं यहां से हिलने भी नहीं दूंगा और आप मेरा साया बन जाते उस वक्त, या आप मुझे कहते कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। अब मैं ये दोनों रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं आज आपको बता देता हूं, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं। मैंने अपने तौर पे कोशिश की कि फिर मैं यहां से, क्योंकि अगर मुझे ये मार देंगे किसी जगह पे, मुझे कत्ल कर दिया गया, तो फिर तो कहानी खत्म है ना, फिर तो मैं बात ही नहीं कर सकूंगा। और मुझे लगता है कि अभी मुझे काम करना है, मुझे बोलना है जिसके लिए मैं जिंदा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से, ये उसकी मदद है भाई। वरना जिन्होंने मुझे अगवा किया था उनकी असेसमेंट में 2 साल तक मैं बात करने के काबिल नहीं था। जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो उनका अंदाजा यही था। उनकी इंक्वायरी लगी हुई है, मुझे एक सहाफी ने बताया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने आपकी रिपोर्ट बना के दी थी ना कि ये बंदा 2 साल तक बोलने के काबिल नहीं है, उन लोगों की इंक्वायरी लगी हुई है, मैं कमाना कि ये कैसे बोल पड़ा बंदा। उसके बाद जो है वो मेरे लिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मुझे 1-2 ऐसे सोर्सेज हैं जो बहुत पक्की खबर देते हैं, और जिस दिन मेरे ऊपर एक रेड हुआ था तो 7 मिनट पहले मैंने कॉल की थी, और मैं वहां से निकला था आपके साथ, और मैंने कहा था कि अभी यहां से निकलना है। और एक और हमारा दोस्त था जिसके साथ, और आपको पूछ रहे थे क्यों जाना है, तो मैंने आपसे कहा यहां से फौरन निकलना पड़ेगा, यहां रेड होने वाली है, और 7 मिनट के बाद रेड हुई। तो मेरे 2 बड़े पक्के सोर्सेज थे जिनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब ये आपको शायद पकड़ेंगे नहीं, अब आपको मार देंगे। और भी कुछ वाकयात ऐसे हुए जिनसे ये कंफर्म भी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो बचाने वाला बहुत बड़ा है, मारने वाला बोना है छोटा सा। मेरा रब अगर आपको बचा रहा है ना तो आपको कोई भी नहीं मार सकता। अल्लाह बचाने वाला है। वो समंदर के पेट में से, मछली के पेट में से बचा कर लाता है मेरा रब। तो वो ये तो मैं, फिर भी मेरे पे तो इंसान हमला कर रहे थे। बहरहाल मैंने जब ये फैसला किया तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं रास्ता कौन सा इख्तियार करूं और किस तरीके से जाऊं। तो ना मैं रास्ता बताऊंगा, ना लोग बताऊंगा, ना मुकाम बताऊंगा, लेकिन एक बंदे का मुझे नाम लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं, ना कोई जिंदगी। एक मुलाकात हुई है, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के अंदर, यानी 1 या 2 मुलाकातें जिंदगी में हुई हैं, और एक दफा एक पार्किंग के अंदर मुलाकात हुई है। और उस शख्स का मुझे अचानक फोन आया, जैसे कोई फरिश्ता बन के फोन करता है। उसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, हालात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन है और मैं इन हालात से अभी गुजर रहा हूं। तो जैसे वो बंदा फरिश्ता बन के आया था, उसने कहा जी मैं वो वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क से निकला हूं कामयाबी के साथ। तो इमरान साहब आप अपने आप को कायल करें और आप निकलें यहां से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं निकलना नहीं चाहता, मैं सेफ होना चाहता हूं। तो मैं कुछ अर्सा सिंध में रहा, कुछ अर्सा बलूचिस्तान में भी रहा, मैंने कराची में भी टाइम गुजारा, मैंने पेशावर में भी टाइम गुजारा, मैंने स्वाबी में टाइम गुजारा, मैं लाहौर में टाइम गुजारा, मैंने इस्लामाबाद में, सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर मैंने टाइम गुजारा, ब्लू एरिया के करीब। तो मैं बहुत ट्रेवल करता रहा इधर उधर, और अकेला हो गया था मैं बिल्कुल। एक ही गाड़ी में एक बंदा सिर्फ मेरे साथ था। मैंने सिक्योरिटी भी छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी। बहुत मुश्किल टाइम होता है। आपके सामने हमारी गाड़ी के साथ ट्रैकर लगाए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। तो वो आदमी जो है ना, उसका नाम है कासिम सूरी। कासिम सूरी ने मुझे कहा कि मैं आपको निकालने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो मैंने कहा जी आपको आइडिया है? उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल आइडिया है कि आपका चेहरा पूरा पाकिस्तान सब लोग जानते हैं। तो मामला उन्होंने मुझे एक दिन कहा, उन्होंने कहा आप दाढ़ी आप काट सकते हैं। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा कोई और हल करो। तो
एक वो मिलता है कच्चा क्या रंग, क्या करना पड़ता है जो दाढ़ी देखो। पे आप वक्ती तौर पे लगाएं तो वो ब्लैक हो जाती है, और जब आप धो लें तो वो वापस नॉर्मल हो जाती है। मैंने वो ले लिया एक स्प्रे, तो मैंने उससे प्रैक्टिस की, 2-4 दफा लगाया, तो वो मुझे तजुर्बा हो गया कि ये कैसे करना है इसको ना। मैं वहां से, मुझे एक क्या क्या करना पड़ता है देखो। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो बड़े गैरतमंद पठान है भाई, गयूर पश्तून है खुदा की कसम। यानी अगर कोई शेर का बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, कोई मर्द का बच्चा ना, यानी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किसी आदमी की बहादुरी की तारीफ करना, क्योंकि मैंने बड़े लोगों के पोल खुलते हुए देखे। कमाल आदमी था, कमाल आदमी था, शेर का बच्चा था, जिसने मेरे साथ वो सफर किया। और वो कासिम सूरी साहब की मेहरबानी है, वो बंदा उन्होंने मुझे दिया। पहली अटेम्प्ट की, नाकाम हो गए, एक और अटेम्प्ट की, नाकाम हो गए, मैं जख्मी भी हो गया था। तीसरी अटेम्प्ट की और उसमें मैं जो हूं वो कामयाब हो गया। और यानी मैं अगर आपको बताऊं तो ये तीनों अटेम्प्ट ऊपर नीचे किए हैं। अगर टोटल घंटे में मिलाऊं ना, पहाड़ों पे और पत्थरों पे मैं कितनी देर चलाऊं, अगर इन तीनों दिनों के मैं आपको मिलाकर बताऊं तो ये 40 घंटे के करीब बनते हैं। और जो फाइनली जिस दिन मैं कामयाब हुआ इस अटेम्प्ट में, तो उस दिन मैं जख्मी भी था, मेरे पेट पे एक चोट लगी हुई है, एक मेरी रान पे चोट लगी हुई है, एक मेरे यहाँ पे थोड़ा हो गया था प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं जो वो अपने आप को महफूज करने में कामयाब हुआ। मेरे रब ने महफूज किया, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। और मुझे जब कासिम सूरी साहब ने देखे, मैं भी उनको जानता नहीं, उन्होंने सिर्फ ये इसलिए किया कि उन्हें लगा कि यार एक, मुझे उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा देखो अरशद शरीफ आज जिंदा नहीं है इमरान, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा कुछ हो। तो अगर आज अरशद शरीफ जिंदा होता तो ये आवाज दुगनी होती, 4 गुना होती। तो आप मेरी बात मान लो। फिर उन्होंने मुझे जब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया तो फिर मैं कायल हो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये दिमाग में मेरे था, लेकिन मैं अपने आप को कायल नहीं कर पा रहा था बड़ी देर तक। फाइनली फिर मैंने, हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुश्किल हालात में हिजरत की थी, मैंने अपने आप को कायल किया, मैं तो उनके पैरों की खाक भी नहीं हूं, मेरा मकसद भी उतना अजीम नहीं है, और मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं ये निस्बत भी अपने मुंह से लूं। लेकिन हमें हौसला मिलता है ना जब हम ये सुनते हैं। तो मैंने फिर ये फैसला किया और हाँ, मैं निकला। सही बात मुझे, है। मैं जख्मी भी हुआ, लेकिन मैं इतने मुश्किल रास्तों से गुजरा हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने मुश्किल रास्तों से गुजरा हूं। और अगर वो एक साथी मेरे साथ ना होता, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो शेर का बच्चा था, मैं आपको बता रहा हूं कि वाकई में वो मर्द आदमी था, कमाल आदमी था, और उसने मेरा पूरा साथ दिया। और उसकी भी मेरे बारे में राय मुख्तलिफ नहीं है। वो ये कहता है कि ये आपको जब हम टीवी पे सुनते हैं या इसमें देखते हैं, ये वीलॉग्स वगैरह में, तो हमें लगता है कि सिर्फ लिखने पढ़ने वाला आदमी है, लेकिन आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ आदमी है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैं तो सारी जिंदगी शिकार खेलता रहा हूँ पहाड़ों पे, नेचर में हाइकिंग, और कोई इतनी मैंने कोई लाइफ ऐसी गुजारी भी नहीं है कि जो बड़ी कोई लग्जरी लाइफ हो। तो मैं तो भाग दौड़ में रहा हूँ सारी जिंदगी में, तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मैं भूखा भी रह लेता हूँ, प्यासा भी रह लेता हूँ, देर तक चल भी लेता हूँ, 8-10 घंटे 12 घंटे चल भी सकता हूँ। तो उस दिन हम लोग लगभग 17 घंटे हम एक दफा चले थे, और उसमें हम 4 दफा सिर्फ हम रेस्ट करने के लिए बैठे थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। हमारे पास 4 सेब थे और 1 बोतल पानी की थी, 1.5 लीटर वाली। तो इसके बलबूते पे हमने वो सफर किया। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसने मुझे एक मंजिल तक पहुंचाया, फिर दूसरी मंजिल तक पहुंचाया, फिर तीसरी मंजिल तक पहुंचाया। मेरी मंजिल जो आखिरी मंजिल है वो पाकिस्तान है। जिस दिन मैं लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो उस दिन मैं अपने मंजिल पे पहुंचूंगा। मैं शीरजादा भाई अभी भी सफर में हूं और मैं ट्रेवल कर रहा हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करना है। दूसरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने की है। अब मैं हथियार उठा के लड़ाई तो नहीं कर सकता ना, अगर कोई मुझे कत्ल करने पे आ जाए तो मैं क्या करूं? मैं कोई प्राइवेट मलेशिया बना के कोई लड़ाई तो नहीं कर सकता। मेरा काम बोलने का, मैं जर्नलिस्ट हूं, अपना काम कर रहा हूं।
इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में जितना मुझे कुचला गया है, इस मुल्क की तारीख में कोई दूसरा बंदा आप दिखाएं। 142 दिनों तक इन लोगों ने मुझे छोटे से सेल के अंदर बंद करके रखा। डाइनिंग टेबल से छोटी जगह थी वो, उसके अंदर मैं बंद रहा हूं। हर तरह का जुल्म और जबर मेरे ऊपर इन्होंने किया। अब मेरे अंदर से और इन्होंने क्या निकाल, इतना बड़ा गुनाह इन्होंने अपने सर पे लिया कि मुझे हज पे नहीं जाने दिया है। तो शीरज़ादा भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ महफूज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली को भी मैंने महफूज किया है, लेकिन सिलसिला तो चल रहा है, रुका तो नहीं है। तो मैं वही हूँ जो आपके सामने हूँ, जो वहां था वही मैं यहाँ पे हूँ। एक ही इमरान रियाज है, चाहे उसको आप जेल में डालें, चाहे उसको आप अगवा कर लें, चाहे उसको आप लापता कर लें, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर बैठा रहे, चाहे वो ज़मीन पे बैठा रहे, वो अपने घर में लाहौर में हो या वो कहीं मगरबी मुल्क में हो, कहीं पे भी हो, तो इमरान खान तो वही रहेगा जो है। तो मैं एक ही आदमी हूँ, एक ही तरह का आदमी हूँ। मैं अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। जिस दिन करूंगा मुझे नहीं लगता कि मैं रह भी पाऊँ। कि भाई मैं इस बात का बड़ा हमायती हूँ कि सख्त कवानीन होने चाहिए मीडिया के हवाले से, और वो लेकिन सबके लिए होने चाहिए। यानी सबसे पहले आप मेरे ऊपर लगा दें, अगर तो देखें मेरी खबरें गलत हैं या मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जो गलत है, तो ठीक है आप मेरे ऊपर लगा दें, या मैं किसी की निजी जिंदगी के अंदर घुसा हूं। बिल्कुल। आप मेरे साथ पिछले 15 साल से हमारा ताल्लुक है भाई, बल्कि मेरे ख्याल में 20 साल होने वाले हैं हमारा ताल्लुक है। इन 20 सालों में आपने कभी एक दफा देखा मैं किसी खातून की निजी जिंदगी पे हमला किया हो, चाहे जितनी मर्जी सियासी मुखालफत है? कभी किसी के घर की बात की हो, किसी की फैमिली पे अटैक किया हो, किसी के जाती मामलात के ऊपर मैंने किसी प्रोग्राम में या किसी वीलॉग में मैंने अटैक किया हो? मैंने कभी नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं बाकी भी ना करें। अब ये मैं कवानीन सख्त करने का हामी हूं, लेकिन ये जो अब हुआ है ये कानून नहीं बना, ये लाकानूनियत बनी है। शीरीज़ादा भाई, हमसे राब्ता खाली आपको क्या लगता है कि हम आपस में ही राब्ते में रहते हैं? ये नून लीग वाले भी हमसे राब्ता करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हमसे राब्ता करते हैं। वो जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर से उठ जाएगा, कल को हमें डंडे पड़ेंगे, हमें इन आवाजों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये लोग इस वक्त खड़े हो सकते हैं तो ये कल भी खड़े हो सकते हैं। उन्हें हमारे पोटेंशियल का और हमारा पता है भाई। वो हमें फोन कर करके, हमसे राब्ते कर करके वो ये कह रहे हैं कि यार हमसे आप हलफ ले लें, हम एक कॉमा एक फुल स्टॉप के भी जिम्मेदार नहीं है इस कानून की। हमसे ये जबरदस्ती बनवाया गया है, हमने ये किया ही नहीं। और मेरी पाकिस्तान की मीडिया से गुजारिश है कि आप एहतजाज कर रहे हैं, आप कोई सियासी जमात है जो आप एहतजाज कर रहे हैं? और भाई मीडिया का तो सिंपल बाइकआउट होता है जो पहला हथियार होता है। ये देखो, आप एहतजाज करेंगे, कितने सहाफी बाहर आ जाएंगे? शीरीज़ादा भाई, टोटल मिला के हम 10,000 होंगे? नहीं होंगे ना। तो अगर 10,000 भी बाहर आ जाएंगे तो हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है? शाम को हम वापस चले जाएंगे अपने घर तकरीरें करके, तो क्या फर्क पड़ा हुकूमत को? कोई भी नहीं। हुकूमत को फर्क पड़ेगा जिस वक्त हम उनका बाइकआउट करेंगे। हमारी ताकत हमारा कलम है, हमारा कैमरा है, हमारा टीवी है, हमारा अखबार है, हम जो लिखते हैं वो है, जो हम बोलते हैं वो है, हमारी आवाज, ये हमारी ताकत है। आप बाइकआउट करेंगे हुकूमत। जी भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन थोड़े से एक सवाल और भी है। आप बिल्कुल किसी को जगह न बताइए, आपका हक है कि आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था इमरान रियाज का इंटरव्यू, जो उसने जो मुश्किल सूरत-ए-हाल गुजारा है और किन किन मुल्क से वो चला गया, अभी तक तो उसका मालूमात नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में वो बता भी दे। तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचा देना। शुक्रिया।